आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग नागरिक शास्त्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपने अभी तक इतिहास और भूगोल के कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए तीन प्रकार का सूची होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो यहां पर देखिए यहां पर चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। मतलब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर ये कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो राज्य सूची की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25, देखिए कि भारत में किस राज्य का अपना संविधान है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो है इनका एक अपना अलग से एक संविधान है। क्लियर है। देखिए जम्मू कश्मीर को हम लोग जे के भी लिखते हैं, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभार अगर आपको ऑप्शन में जे के मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का बात हो रहा है। कभी कभार जे एंड के भी लिखा हुआ होता है, जे एंड के, तो इसका मतलब क्या होता है, जम्मू और कश्मीर। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर जो 26 है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो न्यायपालिका है इसकी नियुक्ति कौन करती है। क्लियर है। अब देखिए न्यायपालिका मतलब क्या हुआ कि जो न्याय करता है, ठीक है। एक्चुअल में कहा जाए तो देखिए तीन प्रकार का मतलब चीज होता है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। तो मतलब जो भी कानून बनेगा जिस पर न्याय होगा तो न्याय कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। और इसमें एक्चुअल में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्लियर है। तो यहां पर बस आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो न्याय कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और यहां पर पहला बात, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। उनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझिए बातों को आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ये आप समझ गए। और राष्ट्रपति जो होता है ना, हमारा जो भारत का जो संविधान है, भारत का जो संघ है, यहां पर हमारा जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका का जो शक्ति मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निहित है, तो राष्ट्रपति के ऊपर निहित है। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन का, यहां पर देखिए चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि कार्यपालिका। एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोग राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति को ही क्या बोलेंगे, कार्यपालिका। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो बस यहां पर भी आप बताएंगे कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगा, तो कार्यपालिका करेगा। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपके पास लूसेंट का बुक होगा, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट जीके का अगर बुक होगा तो आप लूसेंट जीके की बुक को खोल कर देखिए, आपको वहां पर साफ साफ लिखा गया है एकदम अच्छे तरीके से। और यही चीज यहां पर अभी बताया गया है। वहां पर बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही क्या होती है, निहित है। इस प्रकार से वहां पर एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लूसेंट जीके खोलकर देख सकते हैं। देखिए यहां पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने पहले इनके ऊपर संशोधन किया, देखा पहले क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। यहां पर गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं एक भी आंसर गलत नहीं बताऊंगा आपको। क्लियर है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको ज्यादा डाउट करेंगे, ठीक है, जो लगेगा कि नहीं ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, उसका मैं यहां पर प्रूफ भी देने वाला हूं। और आप ये क्वेश्चन अगर आपको यहां पर डाउट लगता है कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लूसेंट जीके जो है इसको आप इस किताब को आप खोल के देख लीजिए, आपको वहां पर उत्तर साफ साफ मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। और ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये भी एक मतलब क्या बोला जाए कि ये भी मतलब एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और इसका प्रूफ मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, यहां पर जो रिपोर्ट बना था, इस रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। अब देखिए दो चीज होता है, एक होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, पहले हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। अगर हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग बोलेंगे तो कब मतलब इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग, अगर आयोग का बात किया जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है
आयोग का गठन कब किया गया था? 22 दिसंबर 1953 को। और यहां पर जो रिपोर्ट बनाया गया था ना, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1955 को। 1955 को रिपोर्ट लागू हुआ था। लेकिन अगर इस चीज को अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग लिखा हुआ है। और अगर आयोग पर अगर हम लोग इस चीज को देखें, अगर रिपोर्ट इसका डिस्कस करें तो कब इसका रिपोर्ट जारी किया गया था? 1955 को। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, दिक्कत नहीं है। अब एक आया इसके बाद, जैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ही क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ना, ये कब मतलब लागू हुआ था? तो 1956 को। कब लागू हुआ था? 1956 को। अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं। और ये जो आप पेपर कटिंग नहीं है, एक्चुअली बुक का कटिंग है। और ये बुक का कटिंग मैंने कौन बुक से लिया है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो एम लक्ष्मीकांत का एक आता है, ठीक है, पॉलिटी का बुक, जो यूपीएससी जो कैंडिडेट होते हैं, जो आईएएस का तैयारी करते हैं, उन लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी बुक से मैंने इस चीज को लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि फजल अली आयोग, फजल अली आयोग जो है इसी को हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका गठन कब किया गया था? रिपोर्ट का, इसको रिपोर्ट कब मतलब क्या गया था? रिपोर्ट देखिए 1955 को। जबकि इसको कब गठित किया गया है? तो दिसंबर 1953 को। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, जैसे यहां पर बताया ना कि इसका मतलब जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसको कब गठित किया गया था? तो 22 दिसंबर 1953 को। और इसमें रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1955 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1955 को। लेकिन इसके बाद ये जो राज्य पुनर्गठन यहाँ पर आयोग है, ठीक है। अब आयोग के बाद क्या हुआ? अधिनियम आया। आयोग के बाद अधिनियम आया। और अधिनियम कब आया था? तो 1956 को। और यहां पर आप एक डेट देख सकते हैं कि यहां पर जो रिपोर्ट वाला बात हो रहा है ना, कब हो रहा है? तो 1 नवंबर 1956। बात समझ में आया? तो अगर हम लोग यहां पर एक्चुअल में अगर देखें अगर चीजों को, तो अगर राज्य पुनर्गठन आयोग का अगर बात किया जाएगा तो इसमें रिपोर्ट तो 1955 में बना था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक भी ऑप्शन आपका 1955 का नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन के हिसाब से चले तो आप जब राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, तो लगभग चीजें सेम है, ठीक है। इसके बाद आया था सेम टू सेम चीजें, मतलब वही चीजें, मतलब उसमें कुछ और नियम कानून कुछ ऐड था कि किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, मतलब कुछ इसी प्रकार से था। और वह कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। तो आप यहां पर इस ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो सी है इस पर आप टिक कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम प्रूफ दे दिया, कौन से बुक का है मैंने आपको बता दिया, एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है, वहां से मैंने इसको देखा। देखिए मैं क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को मैंने बारीकी से पढ़ा है, बारीकी से देखा। मुझे इतना लगता है कि आप जितना नहीं पढ़े होंगे ना, मैं उतना अभी क्लास 10th का पढ़ रहा हूं, अभी मैं उतना क्लास 10th का पढ़ रहा हूं। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आया? इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 1956। तो बस इसका सिंपल सा आंसर आप लिख लीजिए 1 नवंबर 1956। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, दिक्कत नहीं है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बुक में एकदम हुबहू दिया हुआ है। और ये आपको मिलेगा जो आपका एक चैप्टर है राजनीतिक दल, वहां पर। और देखिए उस टाइम हमारे पास 6 दल थे जिसे राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। और कौन कौन से दल थे, अगर आप मतलब दल का भी नाम अगर जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं इरेज कर लेता हूं। तो उस समय कौन कौन से 6 राष्ट्रीय दल थे, अगर आप नाम भी जानना चाहते हैं, देखिए मैं यहां पर आपको नाम भी बता देता हूं। देखिए पहला जो दल था हमारे पास, पहला दल का नाम था कांग्रेस, जो कि आप जानते हैं। फिर दूसरा जो था हमारा क्या था? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है? एक था हमारा बीएसपी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। अब देखिए 2 दल मतलब और 3 दल थे, क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूं। एक था हमारा सीपीआई। अब देखिए सीपीआई का पूरा नाम क्या होता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको क्या बोलते हैं? सीपीआई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और एक हमारा था सीपीआईएम, सीपीआईएम को क्या बोलेंगे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी, ठीक है। ये एम से क्या हो जाता है? मार्क्सवादी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, मतलब ये दल है, ठीक है। तो 5 दल हो गया। और एक दल था हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या था? एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो ये जो 6 दल थे ना उस टाइम, मतलब इस 6 दल को मतलब राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त था। कब? 2006 के अनुसार, ठीक है। अगर आप किताब खोलकर देखेंगे तो आपको वहां पर साफ साफ कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो मैंने किताब से पढ़ा इसको और देखा, और मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि फजल अली आयोग वाला। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके, यहां पर एक खाली स्थान है बनी, तो ये जो भारतीय जनसंघ है ना, इसको पुनर्जीवित कर भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा भारतीय जनता
जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। बर्लुस्कोनी यहां पर एक खाली स्थान है के प्रधानमंत्री थे। कहां के प्रधानमंत्री थे? जर्मनी या फिर इटली। तो आप याद रखिएगा ये जो नाम है ना, क्या नाम है? बर्लुस्कोनी। ये कहां के प्रधानमंत्री थे? तो इटली के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। यहां पर एक खाली स्थान है। ने अपने यहां के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। बेल्जियम ने या फिर श्रीलंका में? देखिए श्रीलंका ने तो कुछ ऐसा सामंजस्य यहां पर कोई एक रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया। उन लोग तो मतलब प्रभुत्व जमाने के चलते, शासक बनने के चलते इन लोग तो मतलब गलत काम कर दिए ना। लेकिन बेल्जियम ने एकदम सोच समझकर एकदम बहुत ही सुंदर सा उन लोगों ने एक संविधान बनाया। तो इसका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। क्लियर है। आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है कौन? सूचना का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो जो सूचना का अधिकार है ना, ये क्या करता है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। क्लियर है। समझ में आ गया। मैंने सारे क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 समझ गए, इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हमारा इटली। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बेल्जियम। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा हो जाएगा सूचना का अधिकार। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से समझिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लंबे लंबे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? देखिए क्षैतिज वितरण मतलब क्या होता है कि मतलब सत्ता का जो भी अंग होगा, सत्ता का जो भी अंग होगा मतलब एक ही स्तर में काम करेगा, एक ही स्तर में, मतलब यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो यहां पर ये जो तीन चीजें है ना, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। देखिए क्या होता है कि कोई भी विधि बने मतलब कोई भी कानून बने, उस पर काम कौन करता है? कानून बनाने का काम कौन करता है? तो विधायिका। विधायिका क्या करता है? कानून बनाने का काम करेगा। और ये जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका जो विधायिका ने जो कानून को बनाया है उस कानून पर यह काम करेगा। मतलब कार्यपालिका का क्या करेगा? मतलब कार्यपालिका क्या करेगा? जो कानून बनाया जाएगा उस पर वह मतलब काम करेगा। और ये न्यायपालिका क्या करेगा? जैसे हमारे संविधान में जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से ये न्याय करेगा। बस यही सब मतलब तीनों का ही काम है। और जो तीनों है ना, ये तीनों एक ही स्तर में काम करते हैं, इसलिए इसे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आंसर को देख लीजिए कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। क्लियर है। मतलब एक ही लाइन में कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए मतलब सत्ता का जो विभाजन होगा ना, मतलब मान के चलिए, अगर मान के चलिए यहां पर हमारा विधायिका है, विधायिका मतलब एक ही लाइन में रहेगा। यहां पर कार्यपालिका होगा हमारा, कार्यपालिका, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या होगा? न्यायपालिका होगा। मतलब तीनों एक ही मतलब स्तर में रहकर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए तीनों का अलग अलग काम है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी नियम बनेगा, कानून बनाएगा, तो कानून बनाने का काम मतलब कानून कोई विधि बोलते हैं, तो विधि बनाने का काम कौन करेगा? तो विधायिका करेगा। जो भी कानून बन गया उस पर कार्य कौन करेगा? तो कार्यपालिका काम करेगा। जो भी कानून बनाया गया उस कानून के अकॉर्डिंग मतलब उस कानून के आधार पर न्याय करने का काम कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार से यहां पर काम होता है। तो समझ गए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है कि संघ सूची से क्या तात्पर्य है। तो संघ सूची किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। जिस सूची पर संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। इस सूची पर लगभग 97 विषयों पर चर्चा किया गया है, जिनमें कुछ सूची मुख्य है जैसे कि सुरक्षा, वित्त, संचार, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि। ये सब के सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची किसको बोलते हैं? जिस सूची पर या तो संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार कानून बनाएंगे उसे ही हम लोग संघ सूची बोलेंगे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए जो लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र में तो बहुत सारा पार्टी खड़ा होता है, मतलब जिस टाइम वोट होता है तो बहुत सारा पार्टी मतलब खड़ा होता है ना, बहुत सारा उम्मीदवार खड़ा होता है। तो उसमें से क्या होता है, एक ही पार्टी का मतलब एक ही पार्टी का क्या होता है, सरकार बनता है, और बाद बाकी पार्टी क्या होता है, हार जाता है। तो जिस पार्टी का सरकार बनेगा वो तो हुआ मेन, और जो भी हार जाता है, जो भी हारा हुआ पार्टी है वह करेगा विपक्षी का काम। और देखिए हर चीज में मतलब विपक्षी होना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि मैं टीचर हूं, मेरे सामने मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान के चलिए अगर कोई मेरे कंपेयर में कोई और एक टीचर आ जाता है, तो अगर मान के चलिए देखिए जैसे कि कोई मतलब देखिए अब हर यूट्यूब चैनल क्या सोचता है कि हम अच्छा से मेहनत करेंगे ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो, बस यही सब चीज यहां पर भी होगा, ठीक है। मतलब जब भी आपको कंपेटिटर नहीं मिलेगा ना तब भी मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसीलिए विपक्षी दल का भी मतलब यहां पर बहुत ही बड़ा रोल है।
आप समझ पा रहे हैं इनकी बात को? नहीं समझिए अच्छे से, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान के चलिए एक गांव है, ठीक है। एक गांव में मान के चलिए एक ही टीचर है, एक ही टीचर पढ़ाने का है, मतलब एक ही टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। अब एक ही टीचर अगर पढ़ाता है तो जैसे भी पढ़ाएगा आपको उसी के पास पढ़ना होगा, जैसे भी पढ़ाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए एक गांव है जिसमें 5 टीचर है, आपका 5 टीचर है, तो यहां पर क्या होगा, कंपटीशन चलेगा। मतलब सब टीचर बोलेगा कि नहीं हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, तो उस जगह पे पढ़ाई भी अच्छा होगा। और जिस गांव में एक टीचर रहेगा तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, पढ़ने का मन है वो पढ़ो, नहीं तो जाओ भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही चीज होता है, मतलब हर चीज में मतलब प्रतिद्वंदी होना चाहिए, विपक्षी होना चाहिए। तो लोकतंत्र में जो विपक्षी है उसका क्या रोल है, चलिए इस चीज को देख लेते हैं। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सरकार कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके गलत काम को रोक कर सरकार को एक सही दिशा देना। देखिए विपक्षी दल का फर्स्ट वर्क क्या है कि मान के चलिए कोई सरकार है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम को रोका जाए और सरकार को सही दिशा देना चाहिए। तो ये रहा पहला काम। आगे बात करें, देखिए जनरली मतलब कि सामान्यतः लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती है। स्पीड ब्रेकर मतलब समझ रहे हैं ना कि आप पूरा स्पीड से जा रहे, एक ब्रेक लगा दिए, बस यही होता है स्पीड ब्रेकर। मतलब अगर कोई सरकार गलत कानून बनाती है या फिर संविधान के खिलाफ जाती है, मान के चलिए कोई सरकार है अगर वो गलत कानून बना रही है या फिर संविधान के खिलाफ जा रही है, तो चंद आदमी को फायदा देने के लिए, बहुत बड़ी कमेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा काम करती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार को ऐसे कामों से रोके और जनता को यह बताएं कि क्या कानून सही है और क्या कानून गलत है। बात समझ में आया? मान के चलिए कोई मतलब पार्टी है, कोई मतलब सरकार है, अगर वो गलत कानून बना रही है या फिर मतलब संविधान के खिलाफ जा रही है या फिर मतलब कुछ मतलब चंद फायदा के लिए, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए पूरे कमेटी को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ऊपर मतलब आप मतलब क्या कीजिए, उसके ऊपर मतलब आप एक्शन लीजिए, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जनता को बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको एकदम कानून के हिसाब से काम करना होगा, कानून में क्या सही है क्या गलत है आपको बताना होगा, ठीक है। इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, मतलब इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। लाख बुराइयां होने पर भी अपने पार्टी के लोग अपनी पार्टी को कभी बदनाम नहीं करेंगे, इसलिए विपक्ष का यह काम होता है कि किसी पार्टी की बुराइयों को जनता के सामने और प्रेस के सामने प्रस्तुत करें। बात समझ में आया? मान के चलिए कोई एक पार्टी है, तो देखिए कोई भी पार्टी रहेगा तो अपना लोग तो कभी बदनाम नहीं करेगा कि मेरा पार्टी ऐसा है, मेरा पार्टी ऐसा है। तो विपक्ष का यह काम है कि मतलब उस पार्टी में जो भी बुराइयां हैं उसको लोगों के सामने आप उजागर कीजिए, प्रेस के सामने प्रस्तुत कीजिए और सभी को बताएं कि इस पार्टी में ये कमियां हैं, तो दूर होगा और देश अच्छे से चलेगा। तो बस यही चीज है यहाँ पर इसका आंसर। आगे बढ़ें, आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी है ना, इसको पहला बात तो 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक क्षैतिज वितरण, जो मैंने आपको अभी बताया कि जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वर्क करती है, और एक होगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, दोनों का मतलब मैं बता देता हूं। जैसे जो क्षैतिज वितरण है ना, क्षैतिज वितरण, ठीक है, क्षैतिज वितरण में क्या होगा, जो भी मतलब शक्तियां रहेगी सब मतलब एक ही स्तर में रहकर काम करती है, जो भी रहेगी, जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सब मतलब एक ही स्तर में है और ये एक ही टाइप का वर्क कर रही है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे एक उदरवादर वितरण। तो उदरवादर वितरण में क्या होगा, मतलब इस प्रकार से रहेगा। मान के चलिए यहां पर हमारा कोई एक सरकार रहेगा, यहां पर कोई एक सरकार रहेगा, यहां पर एक सरकार रहेगा। ये जो सरकार रहेगा ये पूरा पावरफुल रहेगा, मतलब इसी के पास पूरा मतलब सत्ता का मतलब पूरा रहेगा शक्ति, ठीक है। और ये थोड़ा इससे कम रहेगा, मतलब ये इसके अधीन काम करेगा, ऊपर वाले के अधीन ये काम करेगा। फिर नीचे वाला जो रहेगा यह मतलब इसके अधीन और इस दोनों के अधीन काम करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इस चीज को तो मैंने आपको बता दिया, इसको मैं और अच्छे से नहीं बताता हूं, अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़े, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण देख लें। तो इस वितरण में सत्ता का वितरण ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, मतलब ऊपर से नीचे होगा, ठीक है। अर्थात एक केंद्रीय सत्ता होती है, मतलब ऊपर वाला जो होगा वो केंद्रीय सत्ता होगा, मतलब केंद्र सरकार जिस पर कंट्रोल करेगा। फिर राज्य स्तरीय सत्ता आती है, मतलब यहां पर मान के चलिए राज्य स्तरीय सत्ता आएगा जो राज्य सरकार कंट्रोल करेगा। राज्यों के बाद जिला स्तरीय, मान के चलिए जिला स्तर सरकार है जिसको मतलब कोई जिला का कोई अधिकारी मतलब इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर आगे नगर स्तरीय या फिर ग्रामीण स्तरीय सत्ता, ठीक है। तो जो नगर स्तरीय रहेगा या फिर ग्रामीण स्तरीय रहेगा, इस पर क्या करेगा, मतलब नगर के जो हेड होंगे या फिर जो ग्रामीण के जो हेड होंगे उन लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सत्ता यहाँ पर बंटवारा रहता है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा रहता है और हर कोई एक के ऊपर मतलब अधीन रहता है। जैसे ये हेड हो गया, अब ये जो राज्य सरकार होगा या केंद्र सरकार के ऊपर मतलब अधीन रहेगा, ये इसके ऊपर अधीन रहेगा, ये इसके ऊपर अधीन रहेगा, तो कुछ इस प्रकार से अधीन रहता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक सुंदर सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है
कि लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं। मतलब देखिए आजकल के जो लोग हैं ना वो राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र को अधिक पसंद कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो देखिए कि लोग लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि देखिए पहला कि लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट कि लोकतंत्र में आपका भेदभाव नहीं होता है, जिससे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा गृहयुद्ध नहीं होता है और किसी को बेगानेपन का एहसास भी नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया, कितना सुंदर सा पॉइंट है। लोकतंत्र में सबके लिए समान अधिकार होता है, मतलब यहां पर कोई मतलब अमीर गरीब बड़ा छोटा मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना का विकास होता है। लोकतंत्र में लोग राष्ट्र को अपना मानते हैं तथा देश की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। इसी कारण से लोग क्या है, लोकतंत्र को आजकल अधिक पसंद कर रहे हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 5 पॉइंट लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना छोटा सा आंसर लिखा दिया, तो आप खुद से 1-2 पॉइंट आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम लोग फिलहाल अभी मतलब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप मैंने यही देख रहा था कि इधर कुछ और पॉइंट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि सर जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें हम लोग और मतलब पॉइंट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप हमें और पॉइंट बता दीजिए। देखिए लोकतंत्र के बारे में आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिया जाता है जो मतलब नागरिकों का होता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। या फिर बोलेंगे कि लोकतंत्र में हमें मताधिकार का मतलब अधिकार दिया जाता है ताकि हम लोग अपने मन से मतलब सरकार चुन सके, ये आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितना पॉइंट यहाँ से होगा। तो आप लिख लीजिएगा 2 पॉइंट मैंने आपको और बता दिया कि बोलिएगा कि लोकतंत्र में हमें मौलिक अधिकार दिया जाता है जिससे जिसका उपयोग कर मनुष्य क्या कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। एक लोकतंत्र में हमें क्या किया जाता है कि मताधिकार का अधिकार दिया जाता है जिससे हम लोग सरकार अपने मन से चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अथवा में है, ये और में है। क्वेश्चन क्या है कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 1992 में संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है, बतलाएं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार मतलब क्या होता है कि मान के चलिए दो या दो से अधिक पार्टी क्या करेगा, आपस में मतलब अपने सीट का साझा करेगा और क्या बनाएगा, एक सरकार बनाएगा, उसे हम लोग गठबंधन सरकार बोलेंगे। लेकिन इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2 समान विचारधारा वाली पार्टी आपस में सीटों का शेयर कर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। मान के चलिए कोई एक पार्टी है जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मतलब पूरी बहुमत नहीं मिला, तो जैसे उसका जिस तरह से सोच रहेगा और वैसे ही सोच वाला कोई एक पार्टी रहेगा, मतलब समान विचारधारा होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो लोग क्या करेगा, मतलब जो भी सीटों का शेयर कर लेगा, मतलब जो भी सीट रहेगा उसका एक्सचेंज कर लेगा और उस प्रकार से जो सरकार बनाएगा तो उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो पहला बात तो ये गठबंधन सरकार तो क्लियर हो गया। चलिए जो 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया था, इस पे मतलब स्थानीय सरकार को मतलब अधिक प्रभावी या फिर अधिक शक्तिशाली किस प्रकार से बनाया गया था, इन कारणों को देख लेते हैं। तो देखिए 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न प्रकार से स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। जो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो हमारे 73वां संविधान संशोधन था। क्या क्या उसमें चेंजिंग किया गया था, देखिए कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। ठीक है, पंचायती राज को जोड़ा गया, बात समझ में आ रहा है। पंचायती राज में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। देखिए इसमें त्रिस्तरीय मतलब यहां पर कंसेप्ट लागू किया गया था। मतलब ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत रहेगा, ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति रहेगा और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद रहेगा। क्लियर है, आगे बात करें। पहले यहां महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया। पहले महिलाओं को यहां पर सीट नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब यह संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उस टाइम महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व करके रखा गया। क्लियर है, आगे बात करें। आगे देखिए, पहले यहां राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए कोई संस्था नहीं थी। मतलब पहले जब पंचायत का या फिर नगर पालिका जो भी चुनाव होता था कोई भी संस्था नहीं था, परंतु अब वहां राज्य चुनाव आयोग गठित किया गया है ताकि इन स्थानीय संस्थाओं का चुनाव स्वतंत्र रूप से हो सके। क्लियर है। 1992 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के
पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 के सुधारों के बाद इन जातियों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया। देखिए पहले यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलता था, जैसे कि अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया या फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, लेकिन 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां पर इसको भी आरक्षण दिया गया। क्लियर है? तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।